तो मैं कुमोद सर साइंस के एक नए सेट के साथ हाजिर हूँ। साइंस का सेट का पहला सवाल शुरू करते हूँ। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, क्योंकि ये सारे जो है एक सेट के तहत मिसलेनियस सवाल है इसमें। चलिए मैं बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्ट सवाल को शुरू करता हूँ। सवाल है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम है, सिलमेनिया है, प्रोटोजोआ है, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दें, इसके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटोजोआ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? उत्तम मतलब बढ़िया, सबसे अच्छा ऊर्जा स्रोत कौन है? ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम और बायोमास। बायोमास बता दें, बायोगैस को कहा जाता है, गोबर गैस जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 6 होती है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? तो बता दें कि इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जिसको बेसम भी कहा जाता है। अगला सवाल है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन है मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मृतजीवी। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा मृतजीवी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन है CH4, दूसरा C2H6, तीसरा C2H4 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बता दें, इसके आंसर्स होंगे ऑप्शन नंबर सी C2H4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल एवं अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब है उत्तल लेंस। अगला सवाल है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो इसके आंसर्स है ऑप्शन अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है कभी अवतल लेंस तो कभी उत्तल लेंस, चौथा है बेलनाकार लेंस। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस वाले चश्मा पहनना चाहिए। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सवाल को फिर से सुनिएगा। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? जस्तीकरण कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है, स्मृदीकरण कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर बी, एनोडीकरण। अगला है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट है, वाट घंटा है, यूनिट है, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है यूनिट है या किलोवाट घंटा। अगला है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, यहाँ पे दूर बिंदु पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा अनंत। दूर बिंदु पूछा तो अनंत, और निकट बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? 1 आबंध है, 2 आबंध है, 3 आबंध है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 1 आबंध। ऑप्शन नंबर ए, 1 आबंध। अगला है,
निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला यानी फूड चैन का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली और बकरी। तो बता दे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वृषण। वृषण, ऑप्शन नंबर डी वृषण। इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वृषण। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप इस 40 सवालों के सेट में आपका कितना सही हो रहा है। कम से कम ये जरूर हमें बताएं कि हाँ सर मेरा 40 सवाल में 35 सही हुआ, 30 सही हुआ, 10 सही हुआ, कितना सही हुआ, इसका जवाब जरूर दे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है CH4, C2H6, C2H4, C3H8। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आंसर है C2H4, C2H4। अगले सवाल की ओर चलते हैं। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? मतलब किस दर्पण का उपयोग जो है पीछे यानी वाहनों के जो साइड मिरर लगे होते हैं जिससे हम लोग अपने वाहन में पीछे के वाहन को देखते हैं, उसमें कौन सा ये दर्पण लगा होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। 17 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? रासायनिक जब केमिकल रिएक्शन होता है तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जो ह्रास होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है उपचयन, अपचयन, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, अपचयन। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सी गैस वैश्वीकरण उष्ण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक उष्ण के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, यकृत से। यकृत से पीत रस स्रावित होता है जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। अगला सवाल है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? ऑप्शन है आंखों का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बालों की प्रकृति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालों की प्रकृति जो है वंशागत नहीं है। अगले सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या। तो समूह की संख्या 18 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही सवाल है, सही आंसर है। और आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। अगला सवालों की ओर चलते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसके ऑप्शंस है 7, 8, 9, 4, 6, 8 और 12। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर बी 6। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अगला है, किस वर्ण मीन्स रंग,
किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन है लाल, नीला, पीला, बैगनी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे बड़ा होता है। अगला सवाल है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ऑप्शन है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्नलिखित में कौन सा यौगिक को हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में कहा है। ऑप्शन है इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल और इनमें से सभी। तो इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल। अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण और इनमें से कोई नहीं। तो बता दे, अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, नई कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंदु दूरी ली जा सकती है। नई कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जा सकती है। धनात्मक है, ऋणात्मक है, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ऋणात्मक। अगला सवाल है 29 नंबर सवाल, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेपन होता है, क्यों? खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेपन क्यों होता है? ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। तो बता दें कि इसके आंसर से ऑप्शन नंबर सी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? कान, आँख, नाक, दिमाग। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिमाग जो है संवेदग्राही नहीं है। टोटल 40 नंबर का ये सेट है ना। कह रहे हैं कि सेटों को आप एक बार दो बार जितनी बार हो सके रिवाइज करें और इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि आपका भी इसमें फ़ायदा हो और दोस्त का भी कुछ ना कुछ भला हो जाए। तो आप ज़रूर ऐसा करें, रिवीजन करें, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध है। ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, बढ़ता है। अगला सवाल है, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपात, हमारा दांत हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तरीय, उपयुक्त में सभी। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I² × R,
दूसरा है IR², तीसरा है VA² × I, चौथा है VI²। आंसर है ऑप्शन नंबर ए I² × R। अगला सवाल है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है। ऑप्शन है 2, 1, आधे, 1/4। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आधे परिवर्तन के बाद, आधे घूर्णी के बाद परिवर्तन होता है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। ज़्यादा अब सवाल नहीं है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सवाल देने का कोशिश करता हूँ। 40 सवालों का ये सेट है, लगभग आपके 18-20 मिनट के अंदर हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीबा। ऑप्शन नंबर बी, अमीबा। अगला सवाल है कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मोकोल जो है अजैव निम्नीकरण कचरा है। अगला है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी जो है प्रकाश का प्रकीर्णन सही जवाब है। 38 नंबर सवाल है पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है। ऑप्शन है पुंकेसर, जयांग, पंखुड़ी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। अगला सवाल है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOH2, CaOCl2, CaCO3, CaHCO3 तो इसके आंसर से ऑप्शन नंबर बी, CaOCl2, CaOCl2। लास्ट सवाल है ये, निम्नलिखित में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में कौन गंगा को प्रदूषण के लिए कारण नहीं है, प्रदूषण का कारण नहीं है। गंगा में मछलियों का पालना, गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में अधजले शवों को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट का उत्सर्जन। आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। ये 40 नंबर का सेट खत्म होता है। चलिए धन्यवाद।